हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, आज दुनिया भर में और हमारे देश में भी एक ही टॉपिक है बात करने का कि ये जो लड़ाई हो रही है इजराइल, यूएस और ईरान की, उसका क्या होगा। और काफ़ी लोगों को थोड़ी क्यूरोसिटी है, डर है कि इसका मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, मंडे को मार्केट में क्या होगा, क्रूड पे क्या होगा, इकॉनमी पे क्या होगा। और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या स्टेज्ड है, क्या प्रोपेगेंडा है। हमें क्या पता है? तो अभी ईरान ने कंफर्म कर दिया कि उनके जो सुप्रीम लीडर हैं, उनको मार दिया गया है। ओके, उससे पहले खबर आई कि नहीं-नहीं उन्हें सेफ लोकेशन पर मूव कर दिया गया है। तो चलो ईरान की मीडिया ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अभी कुछ टाइम पहले मैंने ट्विटर पे कुछ पोस्ट देखे, उसमें ये कहा जा रहा है कि इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर को मार दिया गया है। और भी कई इज़राइल से भी खबर आई कि वहाँ पर भी काफ़ी तबाही हुई है। बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम क्या हमें सर्टेनिटी से पता है कि देखो लड़ाई चल रही है, ये हमें पता है। हमें ये पता है कि उसमें एस्केलेशन हुआ है। ईरान ने मिसाइल्स फायर किए हैं और करीब 5-6 देशों पर अटैक किया जहाँ पे भी यूएसए के बेसेस थे। हम ये जानते हैं कि इसका नुकसान की भी काफ़ी खबरें आई हैं। तो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि ये लड़ाई थोड़ी अब एडवांस्ड रूप में बढ़ती हुई दिख रही है, एस्केलेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। और साथ में ईरान की तरफ से ये वार्निंग दी गई है कि जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, उनके डेथ के बाद जो आईआरजीसी जो इस वक़्त पूरे इस कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल कर रही है, उन्होंने कहा है द हेवीएस्ट ऑफेंसिव ऑपरेशन इन द हिस्ट्री ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल बिगिन शॉर्टली टुवर्ड्स द ऑक्यूपाइड लैंड्स एंड बेसिस ऑफ द अमेरिकन टेररिस्ट। ये उनके वर्ड्स हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं है कि डी एस्केलेशन होने वाला है या ये जो सुप्रीम लीडर के डेथ की खबर आई है उससे ईरान थोड़ा शांत पड़ गया। अभी तक ऐसी कोई क्लूज़ नहीं है। उन्होंने बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, कतार एंड यूएई में भी अटैक किया है। कई सारे ट्विटर्स पे वीडियो आ रहे हैं बॉम्बिंग के, मुझे नहीं पता वो सही है कि गलत है। तो एस्केलेशन तो हो रहा है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ओके, तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आगे क्या होगा। क्या एस्केलेशन होगा या डी एस्केलेशन होगा, उस पर कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है। दूसरा हम बात करेंगे कि वॉर तो बहुत हुए, रशिया यूक्रेन का वॉर अभी भी चल रहा है, तो हाउ इट इज डिफरेंट। फिर हम बात करेंगे इम्पोर्ट ऑन, इसका जो इम्पैक्ट होगा वो क्रूड पर क्या होगा, गोल्ड पर क्या होगा, सिल्वर पर क्या होगा। फिर हम इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और फाइनली मार्केट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और मंडे क्या हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। तो आइए एक-एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले बात करते हैं, क्या ये लड़ाई फर्दर एस्केलेट होगी या यहाँ से डी एस्केलेशन होगा? 65 टू 70% चांस हैं कि ये लड़ाई एस्केलेट होगी। क्यों? एक तो मैंने ईरान का स्टेटमेंट आपको पढ़ के दिखाया। सो अब क्या है कि उनके अगर सुप्रीम लीडर की डेथ हो गई है, जो कि कंफर्म वहाँ की मीडिया ने किया है, तो फिर अब नेगोशिएशन डिस्कशन किसके साथ होगा? और आईआरजीसी जो है ईरान की मोस्ट हार्डलाइन मिलिट्री फोर्स है, तो अब जो है कमांड आर्मी के पास है। और हम जानते हैं इतिहास में जाकर अगर आप देखेंगे, आर्मी हार मानना नहीं चाहता है। जो सिविलियन लीडरशिप है वो तब भी वो हार मान लेती है, लेकिन यूजुअली ऐसा देखा गया है कि वो हार नहीं मानते। दूसरा, ईरान ने 5 स्टेट्स पे अटैक कर दिया है, ओके? जिसमें कतार भी है, यूएई, बहरीन, कुवैत, ये सारे हैं। तो अब क्या वो भी रिटेलिएट करेंगे? इसके भी चांसेस हैं, भाई उनका भी नुकसान हुआ है, ओके? तीसरी जो चीज़ है कि ट्रंप ने कहा है कि उनका एंड गोल क्या है कि ईरान में रेजिम चेंज। अब रेजिम चेंज लीडर को मारने से तो होगा नहीं। वेनेजुएला में हमने देखा रेजिम चेंज तो हुआ नहीं, आप पपेट रेजिम बिठा सकते हो, उसकी भी क्या पॉसिबिलिटी है। तो क्या वो जाकर ग्राउंड पे लड़ाई करेंगे? इसकी संभावना है। और अगर लड़ाई करेंगे तो फिर एस्केलेशन होना ही होना है, इसको हम नकार नहीं सकते। और जो हिज़्बुल्लाह है,
जो उनका आर्म्ड मिलिशिया ग्रुप है जो ईरान को सपोर्ट करता है, वो अभी तक पिक्चर में नहीं आया है, वो शांत बैठा हुआ है। तो अगर वो घुसेगा तो ये फर्दर एस्केलेशन होंगे। तो 65 टू 75% चांस हैं कि ये एस्केलेशन होगा। 30 टू 35% चांस हैं कि एस्केलेशन नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है कि इसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते कि इतने टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अभी लास्ट ईयर भी एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो वहाँ की जो 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 मिलिट्री है, वो थोड़ी-सी वीक हो गई है। लेकिन इसको भी हम नकार नहीं सकते कि उन्होंने मिसाइल्स पर बहुत अच्छा काम किया है और जो अभी उन्होंने जितना भी अटैक किया अपने मिसाइल से किया है और ईरान ने ये कहा है कि भाई ये तो हम छोटी-मोटी मिसाइलें यूज़ कर रहे हैं, असली खेला तो अभी बाकी है। ओके? दूसरा रीज़न है कि डीएस्केलेशन का कि हो सकता है वहाँ के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएँ रेजिम में क्योंकि भई अब सुप्रीम लीडर तो उनके रहे नहीं, तो आपस में ये लड़ पड़ जाएँ। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आज ओपेक की मीटिंग होने वाली है और इसमें वो सारे देश होंगे जो अ, जिन पर अटैक किया है। इज़राइल ने सॉरी ईरान ने जिस पे मिसाइल मारी है। अब देखिए, ये लोग भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर सकते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, ईरान की जो स्ट्रैटेजी है, वो ये है कि हम अगर डूबेंगे तो तुम्हें भी ले डूबेंगे, ओके? सो अब ये यूएसए पे तो मिसाइल मार नहीं सकते, तो इन कंट्रीज़ पे मार सकते हैं। और वर्स्ट केस वर्स्ट, अभी तक जो उन्होंने ईरान ने नहीं किया है कि इनके जो ऑयल रिज़र्व्स हैं, ऑयल के जो कुएँ हैं, उस पर मिसाइल मार सकते हैं। अगर वो उन्होंने उस पे मिसाइल मार दिया, तो फिर उससे वो ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर पाएँगे, वो ऑयल के कुएँ बर्बाद हो जाएँगे। और वो आग जो है कई सालों तक जलती रहेगी, उसको बुझा भी नहीं पाएँगे, बुझाने के लिए भी अमेरिका को बुलाना पड़ेगा। सो वो जो उनका उनकी जो भी उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, जो भी नो वहाँ पे उन्होंने बनाया है, वो सब कुछ डेंजर में है। तो वो कोशिश करेंगे कि इसका सॉल्यूशन निकालने की। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखते हैं कि आज क्या होता है। अब आइए बात करते हैं कि लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं। इंडिया पाकिस्तान का भी हुआ यूक्रेन का भी हुआ। तो क्या इससे मार्केट में कोई बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा? तो देखिए इसका आंसर ये है कि हर लड़ाई अगर आप देखेंगे अलग तरीके की होती है। जो इंडिया पाकिस्तान का था वो कंटेन्ड था, एक एरिया पे था। रशिया यूक्रेन का वॉर भी एक एरिया पे था। रशिया यूक्रेन वॉर वाज़ मेनली यूरोपियन एनर्जी क्राइसिस। ये जो है इसमें तो मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई हैं। ये तो अब इसको इसको छोटा-मोटा वर्ल्ड वॉर ही कह सकते हैं। भाई जब 8-9 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हों और कुछ कंट्रीज पीछे से सपोर्ट दे रही हों, पता नहीं वो कब जाकर तुरंत वॉर में कूद जाएँ। सो इसको आप नहीं कह सकते। इसमें जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है ऑयल। अगर ये लड़ाई लंबी चलती है, दुनिया भर में ऑयल का संकट बन जाएगा और हम जानते हैं कि 20 से 25% ऑयल ईरान के जो हॉर्मूज़ है वहाँ से निकलता है और वो अगर कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन बन जाएगा, तुरंत ऑयल का डेफ़िसिट हो जाएगा और क्रूड में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ओके? सो ये लड़ाई थोड़ी-सी अलग है, ऐसा लगता है। अब आइए बात करते हैं कि क्रूड पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, अगर आज ओपेक मीटिंग के बाद कोई डी-एस्केलेशन नहीं होता है, अगर ईरान उसी तरीके से करना बॉम्बिंग करता है, कोई हमें डी-एस्केलेशन के साइन अगर नहीं दिखते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि क्रूड में डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और सिचुएशन आगे हम बात करेंगे कि 10 से 20% 10 से $20 का राइस हो सकता है। सो अभी हम 73 पे हैं आई गेस और हम 83 से 93 का लेवल देख सकते हैं। अगर इसमें फर्दर एस्केलेशन होता है और ऐसा लगता है कि लड़ाई अब चलेगी लंबी, तो इतना इसमें एस्केलेशन देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी हमने अगर आप देखें तो $10 हमने पिछले महीने में ही क्रूड में बढ़ाए हैं। कई एनालिस्ट लोग का कहना है कि अगर ये लड़ाई खिंचती है लंबी, तो क्रूड 100 के लेवल को पार करेगा। 110 का टारगेट है। ओके? सो इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो क्रूड ही एक्चुअल इंडिकेशन होगा कि ये वॉर कहाँ जा रहा है, तो सिर्फ क्रूड पर नज़र बनाए रखिए। अब देखिए
गोल्ड सिल्वर की अगर बात करें तो दोनों में पॉजिटिव, ऑलरेडी उसमें रैली हो रही है। तो गोल्ड सिल्वर जितना कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं, जितनी अनसर्टेनिटी बढ़ती है, वो बढ़ते हैं। तो अभी तक तो इसके लिए पॉजिटिव है। तो इसमें ऐसा लगता है कि रैली बनी रहेगी। ओके, अब इंडियन मार्केट्स की तरफ आते हैं। तो इंडियन मार्केट से जाने से पहले हम थोड़ा इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं कि इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, अगर क्रूड का प्राइस $10 बढ़ता है, एवरी $10 राइज, तो ऑलरेडी 10 बढ़ चुका है अगर आप देखिए। सो $15 बिलियन का हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, क्योंकि हम ऑयल खरीदते हैं। सो 10 तो बढ़ चुका है, और अब अगर और 10 या 20 बढ़ता है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम करीब $30 बिलियन का हमारा एक्स्ट्रा जो इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। अब ये करेंसी पर भी प्रेशर क्रिएट करेगा। सो दूसरा इम्पैक्ट करेंसी पर पड़ेगा। अभी हम 91 के आसपास है, 92 टच करके नीचे आए थे, थोड़ी इंप्रूवमेंट होती हुई दिख रही थी। अब जो है, अगर ये एस्केलेशन होता है, क्रूड का प्राइस बढ़ता है, तो 93 95 का लेवल जो है करेंसी हमारी देख सकती है। अब क्रूड बढ़ेगा तो भाई इन्फ्लेशन भी अब बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो अगर क्रूड 90 से ऊपर जाता है, तो एक और चीज आपको देखनी पड़ेगी, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। ओके, तो इसको भी उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा इन्फ्लेशन पर। और जो इन्फ्लेशन पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये जो रेट कट के हम सपने देख रहे थे, वो नहीं होंगे, हो सकता है रेट बढ़ाने पड़ जाएं। और इसका इम्पैक्ट अगर आप देखिए, बैंकिंग सेक्टर पे सबसे ज़्यादा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो जितनी बैंकिंग में रैली देखने को मिल रही है ना, ये इसी एंटिसिपेशन में देखने को मिल रही है कि रेट कट्स हुए हैं, उनका एनआईएम्स बढ़ेंगे, उसके एंटिसिपेशन में हो रही है। तो 6.5% से हम गिर के 5.25% पर आएंगे, इसी एंटिसिपेशन पे हो रही है। अगर ये रुकता है, अब ऐसा लगता है कि अब तो भाई 1 साल तक रेट कट नहीं होगा या बढ़ने की संभावना दिखती है, तो बैंक में भी होगा, सेल ऑफ होगा। अब जो सबसे बड़ा रिस्क है, अब करेंसी आपकी हो गई वीक, नेबरहुड में हमारी लड़ाई चल रही है, इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान की चल रही है, तो क्या होगा? एफआईआई सेलिंग और बढ़ेगी, फ्लाइट टू सेफ्टी, क्योंकि उनको कोई इमोशंस नहीं है। भाई मैं यहाँ पे क्यों पैसा रखूँ जहाँ मेरा रिस्क बढ़ रहा है, मेरे रिटर्न कम हो रहे हैं, तो वो पैसा निकालेंगे। तो ये तो आपको मैं शॉर्ट टर्म जो इम्पैक्ट्स हैं, जो अगले 2 से 3 महीने में हमें देखने को मिलेगा। अगर ये लड़ाई यूक्रेन की तरह खिंचती है, तो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। और ऑब्वियसली ये जब क्रूड की सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि 20-25% क्रूड प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी। ओके, सो फिर हमें ग्लोबल रिसेशन के भी संभावनाएं बढ़ती हुई दिखेंगी। तो अगर ऐसा होता है, तो ग्लोबल रिसेशन भी जो अभी 25% के आसपास प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ के 50% तक पहुंच सकती है। अब आइए इंडियन मार्केट्स की बात करते हैं। इंडियन मार्केट्स पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, सो अलग अलग सिनेरियो को देखते हैं। अगर हम माइल्ड सिनेरियो को देखें, यानी कि वॉर कंटेन्ड है, मतलब एस्केलेशन नहीं हो रहा है, इजराइल ईरान लड़ रहे हैं, अमेरिका लड़ रहा है, बाकी कंट्रीज उसमें नहीं घुस रहे हैं, हिजबुल्ला उसमें नहीं घुस रहा है, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जहां से वो ऑयल पास होता है, वो चल रहा है। ऐसे सिचुएशन में मंडे के दिन 500 to 700 पॉइंट्स का हमें गैप डाउन देखने को मिल सकता है। और अगर कोई भी डिप्लोमेटिक सिग्नल आता है, ओपेक से कोई पॉजिटिव सिग्नल आता है, तो हो सकता है लेटर पार्ट ऑफ द डे में रिकवरी भी हमें देखने को मिल जाए। गैप डाउन होगा, मार्केट गैप डाउन खुलेंगे, लेकिन पॉजिटिव सिग्नल अगर आएंगे तो रिकवरी भी हमें देखने को मिलेगी। सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं, मॉडरेट, यानी कि लड़ाई चल रही है और जो हॉर्मूज है वहां पे भी कुछ खटपट खटपट हो रही है, बट थोड़ा बहुत ऑयल वहां से निकल रहा है, पूरी तरीके से बंद नहीं है। ये सिचुएशन अगर होगी, तो फिर हम और भी बड़ा गैप डाउन देख सकते हैं। 800 टू 1200 पॉइंट्स का गैप डाउन हो सकता है, 24,000 तक मार्केट आ सकता है। ओके,
और ये तभी होगा जब ऑयल $85 के ऊपर चला जाएगा, यानी मंडे मार्केट आज रात में शायद क्रूड का मार्केट खुलेगा और अगर हम 85 से ऊपर चले जाते हैं सो हम 800 से 1000 पॉइंट का निफ्टी में फॉल देखने को मिल सकता है, यानी कि हम 24,000 के लेवल के आसपास पहुंच सकते हैं। कंडीशन क्या है कि वॉर कंटिन्यूज, बट जो हॉर्मूज है वो पूरी तरीके से बंद नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत अभी भी ऑयल पास हो रहा है। तीसरा जो सिचुएशन है वो सबसे खतरनाक है और वो है कि हॉर्मोन्स पूरे तरीके से बंद, यानी कि ऑयल सप्लाई उस एरिया से ठप, 30% ऑयल की सप्लाई कम हो जाती है एंड द रीजनल वॉर एक्सपैंड्स। तो ये यूएई और बहरीन में जो बम मार रहे हैं ये मारते रहेंगे और भी ज़्यादा इसमें एस्केलेशन होगा, हो सकता है वो भी काउंटर अटैक करें और ये वॉर बढ़ता है, हिजबुल्ला भी पिक्चर में आ जाता है, हुतीज भी आ जाते हैं। ऐसे में अगर ये होता है और अगर ये हुआ तो फिर ऑयल $100 से ऊपर चला जाएगा और उस केस में चांसेस हैं कि मैं थोड़ा ज़्यादा फिगर्स बोल रहा हूँ, होपफुली ऐसा ना हो, तो 1500 पॉइंट तक का गैप डाउन हमें देखने को मिल सकता है और हम 23,500 के लेवल पर तक भी पहुंच सकते हैं। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये अलग अलग सिनेरियो के बेसिस पर हम आपको बता रहे हैं। सिनेरियो क्या होगा वी डोंट नो, हमारे तो उतने हाई लेवल तक कॉन्टैक्ट्स नहीं है और कॉन्टैक्ट्स होंगे भी तो क्या होगा, क्योंकि आपके डिसीजन नहीं है, अगली पार्टी क्या कर रही है, दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी क्या कर रही है, उस पर डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि आप ऑयल पर नजर बनाए रखें, ऑयल जैसे ही खुलेगा वो आपको इंडिकेशन दे देगा कि क्या हो रहा है। अब एक और चीज बात करते हैं, अगर ये सिचुएशंस एस्केलेट होती हैं और आगे भी चलती हैं तो किन सेक्टर्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा? लगभग सभी सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, एविएशन में तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मार्जिन खत्म हो जाएंगे, वो इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑटो पे पड़ेगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट खतरे में पड़ जाएगा, पेंट्स केमिकल पे पड़ेगा क्योंकि क्रूड यूज़ करते हैं, आईटी आईटी पे भी पड़ेगा क्योंकि एफआई सेलिंग और भी इंटेंसिफाई होगी और डॉलर स्ट्रेंथ जो है उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आईटी भी बच नहीं सकता, ये हम ना सोचें कि अरे ये तो आईटी से को तो इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो एफआईआई सेलिंग का इम्पैक्ट पड़ेगा, रियल्टी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट्स अगर नहीं बढ़ेंगे, एफएमसीजी के मार्जिन्स प्रेशर में आएंगे, लगभग सभी सेक्टर्स पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। फायदा किसको होगा? थोड़ा बहुत अगर आप ओएनजीसी टाइप कंपनीज हैं, गोल्ड सिल्वर ऑफ कोर्स हैं और फार्मा भी थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। मेटल्स थोड़े पॉजिटिव रहेंगे और बैंकिंग मिक्स्ड बैग रहेगा, लेकिन अगर ये 90 से ऊपर क्रूड जाता है तो इस पे बड़ा सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है। तो ये है कहानी की सिचुएशन बहुत फ्लूइड है, डायनामिक है, किसी भी टर्न जा सकती है और हमारा जो क्लू होगा वो होगा क्रूड। खबर पे हम रिलाई कर नहीं सकते, क्या सच है क्या गलत है समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि ऐसे भी खबरें आई हैं कि ईरान ने इजराइल पे भी काफ़ी नुकसान किया है, कई लोग ऐसा भी बोल रहे हैं, इसलिए न्यूज़ पर ना जाएं। क्रूड जो है वो आपको सही पिक्चर बताएगा, उस पर वॉच बनाए रखें। मंडे को हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आज सीज फायर हो गया तब तो अलग बात है, कल फिर गैप अप होगा मार्केट। अगर सीज फायर नहीं होता है और एस्केलेशन हो या ना हो डिपेंड नहीं करता, तो एक गैप डाउन तो होगा। अक्सर ऐसे जब दिन आते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि गैप डाउन होता है और मार्केट्स में कोई बाय करने को रेडी नहीं होता है, मोस्टली एवरीबडी वांट्स टू सेल, तो अक्सर उसमें एक बाउंस भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि आपको बायर तो चाहिए ना, बायर अगर नहीं मिलेगा, हर कोई सेल करेगा तो फिर मार्केट नीचे जाएगा नहीं। तो ओपनिंग पे अवॉइड करिए कोई भी एक्शन लेने को। अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, कुछ पोजीशंस को सेल ऑफ करना चाहते हैं, बेशक करिए, लेकिन मुझे लगता है कि ओपनिंग पे रिएक्ट करना थोड़ा घाटे का सौदा हो सकता है, किस्मत पे हो सकता है। ओके, सो अगर आप सेल करना चाहते हैं सो सेल ऑन राइस। बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका है कि आप हेज के साथ पोजीशंस बनाएं, और हमने आपके साथ पिछले वीडियो में बताया भी था, हमारे काफ़ी टाइम से शॉर्ट का ही व्यू चल रहा है,
तो वो करें और बचा के अपने आप को रखें, क्योंकि एक भी पॉजिटिव न्यूज़ आएगी ना, तो मार्केट स्प्रिंग की तरह ऊपर चढ़ जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ आई है तो जम के बहुत सारे पुट्स खरीद लिए। थोड़ा सोच समझ के रखना है, और साथ में आप पुट और कॉल खरीदेंगे, आप ध्यान में रखिएगा कि वहाँ पे आपको बहुत महँगा मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आईवीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होंगी। तो इतना आसान मार्केट नहीं है कि कोई बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट से तो जाकर हम सेल कर देते हैं और पैसा बन जाएगा। थोड़ा सोच समझ के काम करिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आपका क्या एक्शन प्लान है मंडे का, ज़रूर शेयर करिए। और आपको क्या लगता है हम किधर जा रहे हैं, वॉर किधर जा रहा है, वो भी अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।